हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आरएन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। सो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बेटा केमिकल काइनेटिक्स। सो केमिकल काइनेटिक्स, अभी लास्ट टॉपिक हमने जो कवर किया दैट इज लिक्विड सॉल्यूशन। सो सर केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या है? तो केमिकल काइनेटिक्स वो ब्रांच है केमिस्ट्री की विच डील्स विद द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, केमिकल से मतलब है सर केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल से मतलब है सर हमारा केमिकल रिएक्शंस, और काइनेटिक्स से मतलब है सर मूवमेंट या मोशन। ठीक है। सो कहने का ये मतलब है कि आपकी जो केमिकल रिएक्शन है उसका क्या मोशन है, क्या स्पीड है, क्या रेट है, उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट जो डील करता है केमिस्ट्री का जो ब्रांच, उसे हम बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। सो इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with which deals with which deals with rate of a chemical reaction, rate of a chemical reaction। ठीक है सर। अब एक टर्म यहाँ पे हमने पढ़ी सर, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। मतलब पहली बात तो सर रेट से मतलब क्या होता है? रेट से मतलब होता है सर किसी भी क्वांटिटी में जो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम बोलते हैं रेट। रेट मतलब क्या होता है? रेट डिफाइंस एज द चेंज इन क्वांटिटी पर यूनिट टाइम। सो रेट का मतलब क्या होता है सर? चेंज इन क्वांटिटी पर यूनिट टाइम। तो क्वांटिटी में पर यूनिट टाइम जो चेंज होता है किसी भी क्वांटिटी में, उसको हम बोलते हैं रेट। तो सर केमिकल रिएक्शन में अगर मैं केमिकल रिएक्शंस को रेट, केमिकल रिएक्शंस के रेट को डिफाइन करना चाहता हूं, तो मतलब क्या है कि सर कौन सी क्वांटिटी को चेंज कराते हैं? तो उसमें हम चेंज कराते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के चेंज को स्टडी करते हैं, या फिर उनके पार्शियल प्रेशर में जो चेंज आता है उसको हम स्टडी करके किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट निकालते हैं। ठीक है सर। सो कैलकुलेशन ऑफ रेट, कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो सर आप किस तरीके से रेट कैलकुलेट करेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन का? तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगर मेरे को रेट कैलकुलेट करना है तो किसी भी गिवन टाइम इंटरवल में कितना कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के अमाउंट में, या फिर कितना चेंज आ रहा है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के पार्शियल प्रेशर में इन अ गिवन इंटरवल टाइम, जब मैं उसको कैलकुलेट करता हूं तो वो मुझे किसकी वैल्यू देता है? रेट की वैल्यू देता है उस केमिकल रिएक्शन के। ठीक है सर। सो एक एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, लेट हमारे पास एक रिएक्टेंट है ए, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट बी में। ठीक है सर। तो टाइम t0 पे लेट सपोज रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन है ए नोट, प्रोडक्ट तो अभी बना ही नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट तब बनेगा जब रिएक्टेंट कंज्यूम होगा। सिमिलरली टाइम t पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज AT, और अब कुछ अमाउंट प्रोडक्ट का भी बन चुका है तो वो हो गया BT। BT यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ B है। ठीक है। सो जब हम कैलकुलेट करते हैं रेट किसी भी केमिकल रिएक्शन का, हम उसको कैलकुलेट करते हैं गिवन टाइम इंटरवल्स में कितना चेंज आ रहा है कंसंट्रेशन में पर यूनिट टाइम, या फिर पार्शियल प्रेशर में कितना चेंज आ रहा है पर यूनिट टाइम ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की टर्म में। सो लेट एक रिएक्शन हो रही है ए से बी, रिएक्टेंट ए की टाइम 0 पे कंसंट्रेशन है ए नोट और बी तो बना नहीं है तो भी कुछ कंसंट्रेशन है नहीं। टाइम टी पर ए की कंसंट्रेशन है एटी, बी की कंसंट्रेशन है बीटी। सो अगर मैं डिफाइन करना चाहता हूं इस रिएक्शन का रेट बिटवीन द टाइम इंटरवल t0 से t के बीच में, सो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा सर? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए ये शॉर्ट फॉर्म है कंसंट्रेशन की, डिवाइडेड बाय गिवन टाइम इंटरवल या टाइम पीरियड, कितने टाइम में वो चेंज हुआ। सो यहाँ पर जो रेट ऑफ द रिएक्शन आएगा विद रिस्पेक्ट टू ए, ए क्या है? रिएक्टेंट। तो ए की कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ तो हम कैसे निकालते हैं? फाइनल कंसंट्रेशन माइनस
इनिशियल कंसंट्रेशन कितने टाइम पीरियड में, t माइनस 0। अगर आप ऐसा कैलकुलेट करोगे तो सर विद टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ऐसे में AT की वैल्यू A नोट से क्या होगी, कम होगी, ऐसे में वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। बट रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता। सो कभी भी आप रेट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट जब भी लिखते हो, आप उनके जितना भी चेंज आता है उसके आगे माइनस साइन लगा देते हो ताकि रेट को क्या बना सके, पॉजिटिव। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए या इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, डेल्टा मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए। अच्छा, कंसंट्रेशन को बताने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड दैट इज डेल्टा टी। इसी तरीके से आप रेट ऑफ द रिएक्शन को बता सकते हो इन टर्म्स ऑफ बी। तो बी की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया, टाइम टी पे कंसंट्रेशन थी बीटी, टाइम 0 पे कंसंट्रेशन थी 0, तो t माइनस 0। तो ये वैल्यू को आप किस तरीके से लिख सकते हो, चेंज इन डेल्टा मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम डेल्टा टी। तो यहाँ पे हमने रेट ऑफ द रिएक्शन को रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के दोनों की टर्म्स में हम लिख सकते हैं। ठीक है, अभी तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। सो रेट से मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। सो फॉर अ केमिकल रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, सो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन अगर मेरे को कोई डिफाइन करने को बोलेगा तो कैसे डिफाइन करेंगे सर हम, इट इज डिफाइंड एज, ठीक है, सो इट इज defined as, it is defined as change in concentration, change in concentration और प्रेशर। और यहाँ पे हम टोटल प्रेशर नहीं लिखते बेटा, कौन सा प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं सर, रेट। ठीक है सर, और रेट को अगर हम कंसंट्रेशन की टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं और पार्शियल प्रेशर। तो अगर हम कंसंट्रेशन की टर्म में डिफाइन करते हैं तो यूनिट क्या आ जाएगी रेट की, तो यूनिट ऑफ रेट इज, कंसंट्रेशन की हम यूनिट लेके चलेंगे मोल पर लीटर, तो यूनिट आ जाएगी मोल पर लीटर। और टाइम की ऐसे यूनिट होती है सेकंड। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में मिनट भी गिवन हो सकता है तो गलत नहीं है, बट हम अगर एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो रेट की जो यूनिट आएगी वो आएगी मोल पर लीटर, और आप इसको मोलर पर सेकंड भी लिख सकते हो, मोल पर लीटर पर सेकंड और मोल पर सेकंड, क्योंकि मोल पर लीटर किसकी यूनिट है, कंसंट्रेशन की, जिसे आप मोलर भी बोल सकते हो। सेकंड किसकी यूनिट होगी, टाइम की, तो मोलर पर सेकंड। ठीक है सर, अगर आप प्रेशर की टर्म में रेट को डिफाइन करते हो तो ऊपर किसका चेंज हो जाएगा, प्रेशर में कितना चेंज है। तो प्रेशर की जो हम यूनिट लेके चलते हैं जनरली वो एटीएम, और टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी, एटीएम पर सेकंड। अच्छा, कई बारी हम बार पर सेकंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा हमें प्रेशर की यूनिट है हम वो, और टाइम की कितनी यूनिट आ जाएगी, पर सेकंड। अगर मेरे को क्वेश्चन में ना पूछा जाए टाइम, अगर टाइम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ना गिवन हो उसकी यूनिट के बारे में, तो हम एसआई यूनिट सेकंड को ही लेके चलेंगे। ठीक है सर, बाकी क्वेश्चन में अगर हमसे पूछा जाए आंसर पर मिनट के हिसाब से तो हम उसी अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। ठीक है बेटा, काइंडली नोट इट डाउन। हाँ जी बेटा, आई होप आपने लिख लिया होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेट। सो रेट के हमने बारे में बात की कि रेट को कैसे डिफाइन करेंगे, क्या यूनिट आएगी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेट। तो हमारे पास दो टाइप के रेट होते हैं। पहला आता है एवरेज रेट, ठीक है, एवरेज रेट, और एवरेज रेट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा आर एवरेज से। ठीक है सर, अब एवरेज रेट का मतलब क्या होता है सर, एवरेज रेट हम एक गिवन टाइम इंटरवल पर कैलकुलेट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे हम लेके चलते हैं, आपका रिएक्टेंट है ए, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, बी में। ठीक है सर, और लेट सपोज टाइम जीरो पर आपकी कंसंट्रेशन है ए नॉट,
टाइम t1 पे कंसंट्रेशन आ गई A1, टाइम t2 पे कंसंट्रेशन आ गई A2। अब रिएक्टेंट, अब प्रोडक्ट तो इनिशियली टाइम 0 पे 0 होगा, टाइम t1 पे लेट प्रोडक्ट बन गया B1, टाइम t2 पे प्रोडक्ट बन गया B2। जब हम एवरेज रेट के बारे में बात करते हैं तो हम सिग्निफिकेंट टाइम इंटरवल को हम लेते हैं, ठीक है बेटा। सो अगर मेरे को यहाँ पे एवरेज रेट लिखना है, एवरेज रेट इन टर्म्स ऑफ ए, रिएक्टेंट की टर्म्स में जो एवरेज रेट आएगा मेरा वो किसके बराबर आ जाएगा? तो जब भी हम रिएक्टेंट की टर्म्स में रेट को लिखेंगे तो हम हमेशा माइनस साइन लगाएंगे। इट रिप्रेजेंट कि जो अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट है विद टाइम डिक्रीज हो रही है, और अगर रिएक्टेंट की अमाउंट डिक्रीज होगी तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी डिक्रीज होगा, क्योंकि एट द एंड रेट तो डिपेंड कर रहा है ना रिएक्टेंट के ऊपर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर, रिएक्टेंट की अमाउंट के ऊपर। इसलिए हमेशा नेगेटिव साइन आप आगे लगाओगे। तो माइनस कैसे बताया, एवरेज रेट जब भी आप लिखते हो तो वहां पे डेल्टा का साइन आता है, तो माइनस चेंज, डेल्टा मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है सर। अब अगर आप टाइम पीरियड यूज करते हो फ्रॉम, अगर आपको कैलकुलेट करने को बोलूं मैं एवरेज रेट फ्रॉम T1 टू T2 में, T1 टू T2 के बीच में एवरेज रेट क्या रहा आपका इन टर्म्स ऑफ ए, तो आप कैसे लिखोगे? एवरेज रेट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए between time period T1 to T2 is equal to minus final concentration is A2 माइनस क्या हो जाएगा A1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा T2 माइनस T1। सिमिलरली अगर आप प्रोडक्ट की टर्म में एवरेज रेट लिखते हो तो वो किसके बराबर आ जाएगा? प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट तो बन रहा है विद टाइम, डेल्टा टी बी बाय क्या हो जाएगा डेल्टा टी। सो अगर मैं पूछूं टाइम टी बिटवीन T1 टू T2 क्या एवरेज रेट रहा आपकी रिएक्शन का, तो आप विद रिस्पेक्ट टू बी तो आप लिखोगे एवरेज रेट विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू B2 फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, ठीक है सर। और इसको आप ग्राफिकली भी इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करें एवरेज रेट का, सो इस तरीके से अगर हम ग्राफ बनाते बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज ए वर्सेस टाइम का, ठीक है। सो विद टाइम आपकी लेट सपोज टाइम 0 पे तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी ए नॉट, विद टाइम आपकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या कर रही है सर डिक्रीज कर रही है। सो लेट सपोज आपके पास A1 कंसंट्रेशन थी एट टाइम T1 और टाइम T2 पे आपकी कंसंट्रेशन कितनी होगी A2, तो आप ग्राफिकली क्या देख रहे हो बेटा A1 से A2 की वैल्यू क्या है डिक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी। सो ऐसे में जो एवरेज रेट होएगा वो ग्राफिकली आपको पता लग जाएगा T2 के कॉरस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन A2, T1 के कॉरस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन A1। तो ग्राफिकली अगर आपसे मैं आपको ग्राफ बना के दे दिया और पूछो एवरेज रेट, तो आप बोलोगे सर एवरेज रेट हो जाएगा माइनस, क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है विद टाइम A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। इस तरीके से आप ग्राफिकली एवरेज रेट कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है सर। सिमिलरली अगर आप प्रोडक्ट की टर्म्स में ग्राफ बनाते हो, तो प्रोडक्ट के टर्म में अगर आप ग्राफ बनाते हो तो उसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लोगे आप अलोंग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे आप लिखोगे कंसंट्रेशन, ये शॉर्ट फॉर्म है कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज बी। सो प्रोडक्ट तो टाइम 0 पे 0 था तो प्रोडक्ट तो बनेगा, ठीक है सर। तो लेट T1 के कॉरस्पॉन्डिंग आपका जो कंसंट्रेशन है, T1 के कॉरस्पॉन्डिंग आपका कंसंट्रेशन है B1 और इसी तरीके से T2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका कंसंट्रेशन है वो आ जाएगा B2, ठीक है बेटा। तो आप देख रहे हो विद टाइम कंसंट्रेशन क्या कर रहा है आपका इंक्रीज कर रहा है, तो ये कंसंट्रेशन, तो आप देख रहे हो विद टाइम कंसंट्रेशन क्या कर रहा है सर आपका इंक्रीज कर रहा है प्रोडक्ट का। सो ऐसे में आप एवरेज रेट निकाल सकते हो विद इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि ये तो इंक्रीज ही कर रहा है विद टाइम B2 माइनस B1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सर जब भी हम एवरेज रेट इन
टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हम आगे माइनस साइन यूज करेंगे, क्योंकि इट रिप्रेजेंट की जो कंसंट्रेशन है ऑफ रिएक्टेंट इट डिक्रीजेस विद टाइम। ठीक है, और इसी वजह से रेट भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है सर। सो ये एवरेज रेट से रिलेटेड ग्राफ्स है, बट एवरेज रेट तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में हमें बता रहा है क्या रेट है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तो नहीं बता रहा, और हर इंस्टेंट पे रेट क्या हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है। सो ऐसे में आप दूसरा रेट जो कैलकुलेट करते हो, सेकेंड रेट अब हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट। नाम से क्लियर हो रहा है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब आप रेट का कैलकुलेशन करते हो दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब आप इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करोगे तो कहने का मतलब आपका टाइम इंटरवल बहुत क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, मतलब टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू जीरो। सो इंस्टेंटेनियस रेट को आप आर आई, मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा इंस्टेंटेनियस रेट को, ठीक है। और इन सेम रिएक्शन अगर हम लेके चलते हैं ए कन्वर्टेड इनटू बी वेयर ए इज रिएक्टेंट बी इज प्रोडक्ट। सो एक ये रिएक्शन है, इसके लिए इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करना है। अगेन टाइम जीरो पे लेट इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट बी जीरो, टाइम t1 पे कंसंट्रेशन ए की है 80, बी की है लेट ए की आगे कंसंट्रेशन a1, बी की b1। टाइम t2 पे कंसंट्रेशन ऑफ ए इज a2, बी की कंसंट्रेशन आ गई b2। सो अगर मेरे को इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करना है, सो इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू जीरो। अगर मैं ए के टर्म्स में कैलकुलेट करता हूँ इंस्टेंटेनियस रेट, लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू जीरो, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस डेल्टा a बाय डेल्टा t। ठीक है सर, और इसको हम किसके बराबर लिख देंगे, इसको हम लिखेंगे माइनस, ठीक है, इधर आप स्क्वायर ब्रैकेट लिखोगे, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए, मैंने लगाया नहीं है बट ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग आपने बनानी है कि सर यहाँ पे अगर ए लिख रहे तो इसका मतलब है यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए, बी मतलब कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है सर, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो माइनस ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन माइनस डी ए बाय डी टी। सो जब आप इंस्टेंटेनियस रेट यूज करते हो तो वहां पे आप डिफरेंशियल फॉर्म का यूज करते हो, ना कि डेल्टा वाली फॉर्म का। ठीक है सर, इसी तरीके से इंस्टेंटेनियस रेट इन टर्म्स ऑफ बी क्या आ जाएगा आपके पास सर, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय डेल्टा टी, और इसको आप लिख सकते हो प्लस डी बी बाय डी टी। ठीक है सर, सो इंस्टेंटेनियस रेट को आप डिफरेंशियल फॉर्म में लिखोगे। सो अब हम ग्राफिकली देखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट को। सो हमने लिखा था ए कन्वर्टेड इनटू बी। सो इंस्टेंटेनियस रेट अगर मैं ए के टर्म्स में लिखूंगा, ठीक है, सो इंस्टेंटेनियस रेट अगर हम ए के टर्म्स में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, माइनस डी ए बाय डी टी। और इसी तरीके से इंस्टेंटेनियस रेट अगर हम बी के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस डी बी बाय डी टी। और अगर हम ग्राफिकली बात करें कि सर ग्राफ से कैसे पता लगेगा, हमें गिवन है कि इंस्टेंटेनियस रेट है। सो ग्राफिकली अगर जैसे मैं ग्राफ बनाता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का, सो अगर हम ग्राफ यहाँ पे बनाते हैं तो एज यूजुअल कि रिएक्टेंट तो अपनी हाईएस्ट अमाउंट पे था टाइम जीरो पे, तो ए नोट वैल्यू लेंगे, और जैसे जैसे टाइम डिक्रीज होएगा तो अमाउंट, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। लेट अब आप बोलते हो कि सर मेरे को ना टाइम टी पर आपने रेट का बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। सो अगर मेरे को ग्राफिकली इसकी इंफॉर्मेशन देनी है कि टाइम टी पर क्या रेट आएगा, तो मुझे इस पॉइंट के अलोंग क्या बनानी पड़ेगी, एक टेंजेंट। सो इस टेंजेंट का जो स्लोप होएगा, अब आप देख रहे हो जो स्लोप है वो भी नेगेटिव आ रहा है। सो जो इस टेंजेंट का जो स्लोप होएगा थीटा एंगल पे, ठीक है, सो इस टेंजेंट का जो स्लोप होएगा इट इज इक्वल टू द, किसके बराबर आ जाएगा सर, माइनस डी ए बाय डी टी।
और जो ये स्लोप की वैल्यू होगी ये हमें क्या बताएगी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है सर। और किसका ग्राफ गिवन हो सकता है, तो कई बार प्रोडक्ट के रिगार्डिंग भी आपको ग्राफ हो सकता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, तो यहाँ पे प्रोडक्ट तो आपके पास टाइम जीरो पे तो जीरो होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो प्रोडक्ट की भी अमाउंट बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ठीक है सर। तो अगर आप प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपको ग्राफ बनाना होगा तो लेट, अब आपने बोला कि सर मेरे को टाइम टी पर आपने क्या बताना है कि सर रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, तो आप इस पॉइंट के अबाउट क्या ड्रॉ करोगे, टेंजेंट। तो ये इस पॉइंट के अलोंग जो टेंजेंट बनेगी उस टेंजेंट की जो स्लोप आएगी वो आपको क्या वैल्यू देगी, रे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जो इस टेंजेंट की स्लोप होगी उसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर आ जाएगी, रेट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। कोई डाउट यहाँ पे बेटा? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज एवरेज रेट एंड व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट गिवन टाइम इंटरवल में कैलकुलेट करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट एट अ गिवन टाइम। ठीक है। एवरेज रेट में आपको दो टाइम इंटरवल्स दिए होंगे, उनके कॉरस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन दी होगी, तो आपको उसकी हेल्प से आपको क्या निकालना होगा, एवरेज रेट। इंस्टेंटेनियस रेट पे आपको एक पॉइंट दिया होगा, उसके अबाउट एक टेंजेंट बनाई होगी, उस टेंजेंट का जो स्लोप आएगा वो आपको इंस्टेंटेनियस रेट की वैल्यू देगा। और क्योंकि जब हम केमिकल रिएक्शंस, ऐसा तो है नहीं हम एवरेज रेट हमें एग्जैक्ट आंसर देता है, तो जब भी हम केमिकल रिएक्शंस के रेट के बारे में डिस्कशन करेंगे आगे फर्दर इस चैप्टर में, तो हम एवरेज रेट को कंसीडर नहीं करते, हम हमेशा इंस्टेंटेनियस रेट को लेकर चलेंगे। ठीक है। सो अब थ्रू आउट दिस चैप्टर हम इंस्टेंटेनियस रेट के टर्म्स में ही हम डिस्कशन करेंगे किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं कि सर किस तरीके से इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आएंगे, क्या कॉन्सेप्ट होता है, अब हम आगे बात करते हैं। सो अभी तक तो मैंने जितने भी आपको एग्जांपल बताए, जैसे ये A कन्वर्टेड इनटू B, एक ही एग्जांपल लेके चले हैं, तो इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के आगे नंबर लिखा जाता है ना, उसको हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। तो वो कुछ नहीं लिखा तो मतलब क्या है, 1 है। लेकिन सर अगर 1 से अलग आ जाए तो हम कैसे लिखेंगे, तो उसके बारे में अब मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूँ। सो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ। सो हमारे पास रिएक्शन है, लेट्स सपोज 2HI और इट इज कन्वर्टेड इनटू H2 प्लस I2। तो 2HI है और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है सर, H2 प्लस I2 में। ठीक है सर। अब आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखना है रेट ऑफ द रिएक्शन with respect to HI, with respect to H2, with respect to I2, as well as overall rate of the reaction. So पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप रेट ऑफ द रिएक्शन with respect to HI लिखोगे तो HI क्या है, रिएक्टेंट। So यहाँ पे सर हम इस तरीके से लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ with respect to HI, with respect to HI, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, रेट, क्योंकि HI क्या है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कंज्यूम होता है, तो इसको हम रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ HI भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ HI भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं सर, यहाँ पर HI जैसे जैसे कंज्यूम होएगा वैसे वैसे डिसअपियर होएगा, तो क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ HI, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ HI। तो इस तरीके से हम 3 टर्म्स की टर्म इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं HI के विद रिस्पेक्ट में रेट ऑफ द रिएक्शन को। सो जब मैं रेट ऑफ द रिएक्शन लिख रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू HI, तो इसको मैं रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ HI भी बोल सकता हूँ या रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ HI भी बोल सकता हूँ। और इसको अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, माइनस, क्योंकि HI विद रिस्पेक्ट विद टाइम कम हो रहा है इसकी अमाउंट, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, माइनस D ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ HI बाय DT। ठीक है सर। सिमिलरली ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट, अब आपसे मैं पूछा, अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ROR।
अगर मैं बोलता हूँ भाई रेट ऑफ द रिएक्शन लिखो विद रिस्पेक्ट टू H2, ठीक है, तो H2 क्या है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या हो रहा है, फोम, तो इसको हम बोल सकते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो रेट होता है उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन, और इसको हम किसका फॉर्मेशन हो रहा है, H2 का, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2। और रेट ऑफ फॉर्मेशन हो रहा है, इसको फॉर्म हो रहा है या बोल दो अपीयर हो रहा है, तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू H2 बोल दो, या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2, या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2 इज इक्वल टू डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाय dt। प्लस साइन आएगा क्योंकि प्रोडक्ट है तो लिखने की जरूरत आगे नहीं। सिमिलरली थर्ड पॉइंट, I2 भी क्या है, प्रोडक्ट है, तो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस विद रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू I2। I2 क्या कर रहा है, फॉर्म हो रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं सर रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ I2। और इसको हम और क्या बोल सकते हैं सर, रेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2, ठीक है। और इसको आप कैसे लिख सकते हो सर, डी कंसंट्रेशन ऑफ I2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, dt। सो जब भी हमसे इंडिविजुअल कंपोनेंट के रेट के बारे में पूछा जाएगा, तो जब हम उनकी डिफरेंशियल फॉर्म लिखेंगे तो उसमें सिंपल लिखेंगे माइनस डी, अगर रिएक्टेंट है तो चेंज इन कंसंट्रेशन बाय dt, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ HI बाय dt आ गया। H2 प्रोडक्ट है तो इसलिए यहाँ पे डी H2 बाय dt, कुछ साइन नहीं है तो मतलब क्या है, प्लस साइन है सर। प्लस क्यों है, क्योंकि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट विद टाइम उसकी कंसंट्रेशन तो बढ़ रही है तो इसमें यहाँ प्लस, ठीक है सर। इसी तरह I2 भी प्रोडक्ट है तो हमने लिखा di2 बाई dt। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तीनों के लिए जब मैंने रेट लिखा, तीनों कंपोनेंट्स के लिए HI H2 I2, तो यहाँ पे H2 और I2 का तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, ठीक है सर, समझ में आता है। HI का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो मैंने इधर 2 नहीं लिखा। सो जब भी आप इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के लिए रेट लिख रहे हैं, अगर वो रिएक्टेंट है तो कंजम्पशन वाला उसका रेट लिख रहे हो उसकी टर्म में, अगर प्रोडक्ट है तो अपीयरेंस, तो आपको उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से ना मल्टीप्लाई करना है ना डिवाइड करना है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को छूना नहीं है, छेड़ना नहीं है, ठीक है। अपने को कंट्रोल करना है, अपने किसी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज नहीं करना जब आप हर कंपोनेंट का या तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिख रहे हो या तो अपीयरेंस लिख रहे हो। ऐसे में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई रोल नहीं आता। लेकिन जब आप पूरी रिएक्शन का रेट ऑफ द रिएक्शन लिखते हो उस टाइम हमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज करने हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, जब हम दो कंपोनेंट्स के रेट को कंपेयर करेंगे तब भी आपको उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज करना है। थोड़ा गलती हो गया, रेट ऑफ अपीयरेंस H2 I2 और HI का डिसअपीयरेंस। लेकिन जब आप मेरे को बोलोगे सर इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ द रिएक्शन लिखना है, तो फोर्थ पॉइंट, अगर आप बोलोगे सर इस पूरी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ द रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखो इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन हम इन्हें बोलेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं आपको बोल रहा हूँ सिर्फ रेट ऑफ द रिएक्शन, तो मतलब पूरी रिएक्शन का रेट आप एक्सप्रेस करोगे इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कैसे आप लिखोगे, तब आप लिखोगे रेट ऑफ द रिएक्शन ROR, सिर्फ रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू, आपको हर इंडिविजुअल कंपोनेंट के रेट को उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। सो रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू 1/2, 1/2 क्यों, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है सर। सो जब आप रेट ऑफ द रिएक्शन लिखोगे तब आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा गिवन उस कंपोनेंट के रेट को। जैसे यहाँ पे माइनस डी HI बाई dt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ HI, तो इसको इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी आप रेट कैलकुलेट कर पाओगे। सिमिलरली इधर आ जाएगा D, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाई I2, ठीक है सर, और डी H2 बाई dt इज इक्वल टू किसके बराबर आप लिख सकते हो यहाँ पे, di2 बाई dt, ठीक है सर। सो जब भी आप रेट ऑफ द रिएक्शन को लिखोगे किसी भी रिएक्शन के लिए, तो आपको
जो कंपोनेंट के रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस दे रखे होंगे उनको उनके रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? देखो सर, इधर देखो 2 मोल से यहाँ 1 मोल बन रहा है ना सर, तो रेट तो सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए, तो आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सभी का 1 मोल के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। तो इसका अगर इसको 1 मोल बनाने के लिए इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से। तो इसलिए मैंने यहाँ 2 से डिवाइड किया। तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 मोल 1 था तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है सर। इसी तरीके से जब आप कंपैरिजन करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कंपेयर करना है, लाइक रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ HI को कंपेयर करना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2 से, ठीक है। सो मैंने आपको बोला कि कंपेयर, ठीक है, कंपेयर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ROD, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ HI एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2 लेट सपोज। तो फिर आपको जब भी कंपेयर करना है तो दोनों कंपेयर बोल दो या दोनों को इक्वेट करना है, तब भी आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज करना पड़ेगा। तो आप कैसे लिखोगे? तो आप यहाँ पे लिखोगे 1/2। क्यों? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट HI का क्या है? 2 है, इसलिए उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे 1/2 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ HI इज इक्वल टू, I2 का तो 1 ही है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2 dI2/dt, ठीक है सर। सो आपको 2 जगह पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज करना है, या बोल दो डिवाइड करना पड़ेगा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को। कहां पर? पहला, जब आप रेट ऑफ द रिएक्शन लिखोगे तब हर कंपोनेंट का रेट ऑफ, चाहे डिसअपीयरेंस हो या अपीयरेंस, उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। दूसरा, जब आप 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स के रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस को कंपेयर करोगे तब भी उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होगा, ठीक है सर। और एक और पॉइंट ध्यान देना है, जब भी आप कंसंट्रेशन डील कर रहे हो तो कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर ही होगी, ठीक है सर। अगर डिफरेंट यूनिट है तो मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना है आपने। जी बेटा, तो जो अभी तक हमने टॉपिक किया उसके बेसिस पे अब हम यहाँ पे इन 2 क्वेश्चंस को देखते हैं, किस तरीके से ऐसे डिफरेंशियल वाले क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। सो जैसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें जो गिवन है वो क्या गिवन है सर यहाँ पे, कि फॉर द रिएक्शन 3A + 3A कन्वर्टेड इनटू 2B, ठीक है, 3A कन्वर्टेड इनटू 2B, रेट ऑफ रिएक्शन कितना दे दिया, प्लस रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, प्लस dV/dt का इज इक्वल टू, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है बट आपको 1 मार्क्स में थियोरेटिकली भी आ सकता है। तो आपको निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन किसका, प्लस dV/dt। तो आपको प्लस dV/dt कैलकुलेट करना है, ठीक है सर, प्लस dV/dt। ऐसा करते क्वेश्चन को थोड़ा इज इक्वल टू दिया था, प्लस dV/dt इन टर्म्स ऑफ माइनस dA/dt, ऐसे आपको बोल दिया, इन टर्म्स ऑफ माइनस dA/dt। मैंने थोड़ा इसको चेंज कर दिया, वैसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन था बट हम थ्योरी में अगर लेके चले तो आपको प्लस dV/dt निकालना है इन टर्म्स ऑफ माइनस dA/dt। तो अभी आपको कैसे सिखाया, तो इसका मतलब दोनों रेट को कंपेयर करना पड़ेगा। तो कंपेयर करोगे तो कैसे लिख सकते हो, 1/3 माइनस dV/, 1/3 माइनस dA क्या आ जाएगा, dt। तो जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे माइनस dA/dt और dV/dt को कंपेयर करना है तो उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से उनको डिवाइड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने जब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड किया है, जब मैंने दोनों रेट्स को क्या किया है सर, कंपेयर किया है, ठीक है सर। सो 1/3 माइनस dA/dt इज इक्वल टू 1/2 dV/dt। मेरे को कैलकुलेट क्या करना है, dV/dt। अब आप बोल रहे हो सर ब्रैकेट लगाए ना लगाए, कोई दिक्कत नहीं, इतना ज्यादा गलती नहीं होती। dV/dt या d ब्रैकेट का मतलब होता है मेनली कंसंट्रेशन, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B/dt इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो 2/3 टाइम्स ऑफ माइनस dA/dt, ठीक है। आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था, जैसे एक मैंने क्वेश्चन देखा है कि आपको बोला गया है कैलकुलेट रेशो ऑफ, जैसे इसको और कैसे पूछा जा सकता था क्वेश्चन को, कि कैलकुलेट रेशो ऑफ
रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, इसकी रेशो आपने कैलकुलेट करनी है। तो ऐसे में भी क्वेश्चन आ सकता था, ठीक है, वो अभी नेक्स्ट आपको पीवाईक्यूज में मिल जाएगा, आपके जो बोर्ड के पीवाईक्यूज है। तो और कैसे आ सकता था, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि कैलकुलेट, इसी से मैं और रिलेट कर लेता हूँ, कैलकुलेट रेशो ऑफ इसी क्वेश्चन का एक्सटेंडेड वर्जन ऐसे भी पूछ सकते हैं, कैलकुलेट रेशो ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है आरओडी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए एंड रेट ऑफ अपीयरेंस आरओए, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। ठीक है सर, तो आपको रेशियो निकालनी है किसकी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी की। तो आप देख सकते हो सर, यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए आएगा माइनस डी ए बाय डी टी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस डी ए बाय क्या आ जाएगा सर आपके पास डी टी। और इसी तरीके से आप रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस डी बी बाय डी टी। ठीक है सर, और अभी आपने दोनों के बीच में रिलेशन निकाला है, तो यहाँ पे प्लस डी बी बाई डी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 2/3 माइनस डी ए बाई डी टी को क्या लिख सकता हूँ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। रेशियो किसके निकालनी है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। तो आप लिखोगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बाय रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी इज इक्वल टू, इसके बराबर आ जाएगा 3/2। सो कभी कभी आपसे वो रेशो भी पूछ लेता है, ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन है आपके पीवाईक्यूज में। तो घबराना नहीं है कि सर रेशो निकालने को बोलते, तब भी आपको दोनों रेट्स को कंपेयर करना है डिवाइडेड बाय देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास कि फॉर द रिएक्शन 2N2O5 converted into 4NO2 plus O2 the rate of formation of NO2। तो सेकंड क्वेश्चन में अगर आप देखें, सेकंड क्वेश्चन में आपको दे दिया रेट ऑफ फॉर्मेशन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ROF, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 कितना दे दिया, 2.8 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। सो मेरे को कैलकुलेट क्या करना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 गिवन है, तो दोनों के रेट को क्या कर दो, कंपेयर। सो आप इस तरीके से लिख सकते हो 1/2 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 का मतलब है माइनस डी N2O5 बाय dt, और इसको इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू 1/4 डी कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा सर dt। अच्छा बेटा, माइनस को यहाँ बाहर मत लेके आ जाना, ठीक है, क्यों नहीं, क्योंकि माइनस ये पूरी टर्म को ही हम बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो माइनस बाहर नहीं आएगा। इस पूरी टर्म को हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 पूरी ही टर्म को। इसी तरह इस पूरी टर्म को क्या बोलेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, फॉर्मेशन ऑफ NO2। चलिए अब वैल्यूज को आप पुट कर लीजिए, तो यहाँ पे आएगा हाफ, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है ना, N2O5 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा सर, 1/4, क्या वैल्यू दी है सर, 2.8 इंटू 10⁻³ सॉल्व करोगे तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 आपके पास आ जाएगा सर यहाँ पर 2/4 इंटू 2.8 इंटू 10⁻³। सो 2 आ गया, यहाँ पे आप लिख सकते हो 1.4 और आ गया 1.4 इंटू 10⁻³ यूनिट लिखना मत भूलना, क्या यूनिट है, मोलर पर सेकेंड, तो इधर भी यूनिट आ जाएगी मोलर पर सेकेंड। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन पूरी रिएक्शन का रेट होता है, अगर उसके आगे ये नहीं लिखा ऑफ N2O5 या फिर NO2 या O2, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आ जाएगा, तो आप रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन को आप लिख सकते हो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 की फॉर्म में, बट
आपको उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बेटा 1/4 इंटू कितना हो जाएगा 2.8 इंटू 10⁻³ सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.7 इंटू 10⁻³ और साइंटिफिक नोटेशन में आंसर लिखना है तो डेसिमल से पहले एटलीस्ट एक यूनिट आपको लिखना पड़ेगा, तो 7 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा मोलर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस टाइप से आपके रेट ऑफ द रिएक्शन के क्वेश्चंस आएंगे जिनको आपने इसी वे में अटेम्प्ट करना है। रिएक्शन इज कैरिड आउट in water Br2 plus 2I minus converted into 2Br minus plus I2. The initial concentration of I negative was 0.30 molar and the concentration after 10 minutes reduced to 0.28 molar. ठीक है, ये I negative की इंफॉर्मेशन है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ I negative एंड प्रोडक्शन ऑफ I2। तो किस किस को रिलेट करना है, रेशियो ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ I नेगेटिव एंड प्रोडक्शन ऑफ I2। अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर वैल्यूज गिवन है, आप इनिशियल टाइम और टाइम t 10 मिनट बाद 0.28, आप इसका डिफरेंस निकालो, डिवाइड बाय 10 करोगे, फिर आप यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ I नेगेटिव इधर से आ जाएगा, फिर रेट ऑफ अपीयरेंस। इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है। क्या पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ I नेगेटिव एंड रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ I2। तो यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ I नेगेटिव को आप कैसे लिख सकते हो सर, माइनस डी ना, कंसंट्रेशन ऑफ I नेगेटिव डिवाइडेड बाय dt। सिमिलरली रेट ऑफ प्रोडक्शन ROP बोल देता हूँ, I2 इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस डी I2 बाय dt। आपने इन दोनों की रेशियो निकालनी है। तो सर इतना पूरा ये आपको ऐसी परेशान करने के दे रखा है, कुछ नहीं करना, आपने दोनों को कंपेयर कर दो। दोनों को कंपेयर करोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो, हाफ ऑफ, ठीक है, हाफ ऑफ माइनस डी I नेगेटिव बाय dt इज इक्वल टू किसके बराबर आप लिख सकते हो, डी I2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, dt। ठीक है सर, अब आप इसको ध्यान से देखिए, तो यहां पर इसको आप क्या लिख सकते हो सर, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ I नेगेटिव। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ I नेगेटिव डिवाइडेड बाय 2। इसको क्या लिख सकते हो सर, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2। इन्हीं की तो रेशियो निकालनी है आपने। तो आपने यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा सर, तो दोनों की जब आप रेशियो करोगे तो इसको इधर ले जाओ, 2 को ऊपर ले आओ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ I नेगेटिव डिवाइडेड बाय रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2 इज इक्वल टू 2। कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना सर। तो रेशो भी जैसा मैंने एक क्वेश्चन अभी कराया था, रेशो निकालने को बोल दोगे, दो रेट्स की, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ प्रोडक्शन की अगर रेशो निकालने को बोल रहा है, कुछ नहीं करना, दोनों को कंपेयर करो, बट ध्यान देना कंपेयर करते वक्त उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। ठीक है सर, सो हम बोल सकते हैं हेंस इन जनरल जैसे आपको कोई एक रिएक्शन दे दी गई कि यहाँ पर T अमाउंट ऑफ, लेट्स सपोज इन जनरल आपको होती है X अमाउंट ऑफ A रिएक्ट्स विद Y अमाउंट ऑफ B, और आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहा है M अमाउंट ऑफ C प्लस Q अमाउंट ऑफ D। ठीक है सर, सो आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो। तो रेट ऑफ द रिएक्शन को आप लिख सकते हो, रेट ऑफ द रिएक्शन 1/x माइनस dA/dt दैट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A इज इक्वल टू 1/y, ठीक है सर, माइनस dB/dt। ठीक है, इज इक्वल टू, मैं आगे कंटिन्यूटी में ही चल रहा हूँ, इज इक्वल टू 1/m, क्या लिख सकते हो, dC/dt प्लस साइन के साथ, क्योंकि वो तो प्रोडक्ट साइड है, इज इक्वल टू, ये कंटिन्यूटी में, इसके बाद यहाँ से आप इक्वल टू के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, 1/q और इधर आ जाएगा dd/dt। ठीक है बेटा, सो हियर कंप्लीट्स आवर रेट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। थैंक यू।